नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ कौन था वो आदमी जिसे वर्षों पहले नाली का कीड़ा कहकर ठुकरा दिया था। जब वर्षों बाद सामने आया तो उसकी हैसियत देखकर सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। सड़क पर भारी ट्रैफिक के बीच गौरी जल्दी जल्दी रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एक के बाद एक गाड़ियां आती जा रही थी। गौरी मन ही मन बड़बड़ाने लगी, हे भगवान, आप तो मेरे बारे में सब जानते हो। मैं और मेरी माँ किन हालातों से गुजर रहे हैं, फिर भी आपको मुझ पर दया नहीं आती। कम से कम आज का इंटरव्यू तो क्लियर करवा देना प्लीज़। दिमाग में यही विचार चल रहे थे कि उसी समय उसके पास से तेज गति में आ रही एक गाड़ी गुजरी और कीचड़ की छींटें उछलकर उसके कपड़ों पर गिर गई। अब यही होना बाकी रह गया था। सड़क के बीचों बीच खड़ी गौरी जोर से चिल्लाई, लेकिन शायद अभी इतना काफी नहीं था। अचानक एक बड़ी सी गाड़ी आई और गौरी उस गाड़ी से टकरा गई। चोटों से नहीं लगी थी, परंतु गाड़ी से टकराने के कारण वो कीचड़ भरी सड़क पर गिर गई। गौरी के गुस्से का कोई ठिकाना नहीं था। उसी समय कार के मालिक गाड़ी से निकलकर बाहर आए और गौरी को उठने में मदद करने लगे और फिर बोले, आई एम सॉरी बेटी, तुम्हें लगी तो नहीं? गौरी, जिसके कपड़े कीचड़ के कारण पूरी तरह से खराब हो चुके थे, गुस्से से भड़कते हुए बोली, अच्छा, पहले तो आप जैसे अमीर लोग सड़क पर तेज गति में गाड़ी दौड़ाते हैं और फिर अगर रात चलते किसी को ठोकर लग जाए तो सहानुभूति दिखाने का नाटक करने लगते हैं। अगर लगी भी होती तो भी क्या कर लेते आप? मेरा मुंह बंद करने के लिए मुझे कुछ पैसे ऑफर कर देते। नहीं चाहिए मुझे आपके पैसे। बोलते हुए गौरी सड़क पर गिरे हुए अपने सर्टिफिकेट्स उठाने लगी। मैं बेहद शर्मिंदा हूँ बेटी, तुम्हारा ज़्यादा नुकसान तो नहीं हुआ। अंकल, अब आपके शर्मिंदा होने से मुझे नौकरी तो नहीं मिल जाएगी। केवल आपके कारण ही मैं इंटरव्यू देने नहीं जा सकी। इतना कहकर जैसे ही गौरी आगे बढ़ने लगी तभी वो व्यक्ति बोला, मगर बेटी मेरी बात तो सुनो। कहिए, क्या कहना चाहते हैं? गौरी ने बड़ी बेरुखी से कहा तो वो व्यक्ति बोला, मेरा नाम राजीव राघव है, ये मेरा विजिटिंग कार्ड है। हमारी कंपनी मेहनती एम्प्लॉयज़ की तलाश में है, यदि आना चाहो तो आ सकती हो। गौरी ने मुंह बनाते हुए कार्ड लिया और चुपचाप वहाँ से चली गई। घर पहुंचकर जैसे ही गौरी ने दरवाजे की घंटी बजाई तो उसकी माँ मनोरमा जी ने दरवाज़ा खोला। अरे गौरी, ये क्या? तेरे कपड़े तो कीचड़ से सने हैं। तो ठीक तो है, और इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई? तुझे तो इंटरव्यू के लिए जाना था ना? क्या बताऊँ माँ, सब गड़बड़ हो गया। अपना पर्स और सर्टिफिकेट्स अपनी माँ के हाथ में थमाते हुए गौरी बोली, आप तो जानते हैं सड़कों पर इतना ट्रैफिक है, उन पर बारिश के कारण सड़कों के गड्ढे भी कीचड़ से भर चुके हैं। मैं कंपनी में जाने के लिए रूट क्रॉस ही कर रही थी कि अचानक तेज रफ्तार से जाती एक गाड़ी ने मुझ पर कीचड़ उछाल दिया और तभी पीछे से और एक गाड़ी आई और टक्कर खाकर मैं सड़क पर गिर गई। वो तो अच्छा हुआ कि टक्कर ज़्यादा ज़ोर से नहीं लगी थी, वरना आज तो आपकी बेटी। कहते कहते गौरी चुप हो गई, लेकिन मनोरमा जी परेशान होते हुए बोली, कहीं लगी तो नहीं ना तो बेटा? अरे नहीं माँ, परेशान होने जैसी कोई बात नहीं है। अंकल ने गाड़ी को बिल्कुल टाइम पर ब्रेक लगा दिया। मुझे चोट तो नहीं आई, लेकिन नौकरी जिसकी मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी वह मुझे आज भी नहीं मिल पाई। लेकिन बेटी, आखिर था कौन वो? उस आदमी के खिलाफ पुलिस में कंप्लेन तो करवानी चाहिए थी। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? नहीं माँ, गलती पूरी तरह उनकी भी नहीं थी। वो तो मैं ही कपड़ों पर कीचड़ लगने के कारण सड़कों के बीचों बीच खड़ी हो गई थी। वो अंकल तो बहुत अच्छे स्वभाव के लग रहे थे। उन्होंने मुझसे माफ़ी भी मांगी, बस गुस्से में मैं ही उन पर चिल्लाती जा रही थी। किसी कंपनी के मालिक हैं। जाते जाते वो अपना विजिटिंग कार्ड भी देकर गए हैं, पर्स में रखा है। ऐसा कहकर गौरी ने अलमारी में से अपने कपड़े निकाले और बाथरूम में नहाने के लिए चली गई। इधर मिस्टर राजीव राघव गाड़ी से अपने घर जाते हुए गौरी के बारे में ही सोच रहे थे।
जब वे घर पहुंचे तो उनकी पत्नी घर के गार्डन में पौधों को पानी दे रही थी। उन्हें देखते ही मिस्टर राघव बोले, क्या बात है मैडम, इस साड़ी में तो आप बेहद खूबसूरत लग रही हैं, नई खरीदी है क्या? तभी मिसेस रीना राघव उनकी ओर देखते हुए नाराजगी भरे स्वर में बोली, मुझे छेड़ने का कोई ना कोई बहाना तो खोज ही लेती हैं आप। ये साड़ी 4 साल पुरानी है, आपने ये मुझे करवा चौथ पर गिफ्ट की थी। न जाने ध्यान कहाँ रहता है आपका। अच्छा, आपसे एक जरूरी बात करनी थी, हमारे बेटे रोहित के रिश्ते के बारे में। हाँ कहो ना रीना, क्या कोई लड़की है तुम्हारी नजर में? तो रीना जी ने कहा, लड़कियां तो बहुत है, पर ना जाने क्यों आपका बेटा रोहित शादी के नाम पर ही चिढ़ने लगता है। रोहित के मामा जी का फोन आया था, बता रहे थे कि उनकी नज़र में एक लड़की है, उनकी पड़ोस की ही रहने वाली है, बड़ा ही अच्छा परिवार है। ये बात सुनकर राजीव जी थोड़े उत्साहित होते हुए बोले, तो फिर देर किस बात की? आज शाम को जब रोहित ऑफिस से घर आएगा तो हम सब लोग एक बार साले साहब के घर चलते हैं, लड़का लड़की के एक बार मिल लेंगे, क्या पता रोहित को ये लड़की पसंद आ जाए। बात तो ठीक कही आपने, मैं भी भैया को फ़ोन करके बता देती हूँ। शाम को जाने का प्रोग्राम फिक्स हो गया। फिर रीना जी ने अपने बेटे रोहित को फ़ोन किया और बोली, बेटा आज शाम को जल्दी आ जाना। क्यों माँ, आज कहीं जाने का प्रोग्राम है क्या? हाँ बेटा, तुझे एक लड़की से मिलवाना है। ये बात सुनते ही रोहित चिढ़ गया और बोला, माँ आपको कितनी बार कहा है मैंने कि मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी। अरे बेटा एक बार मेरी बात तो सुनो। नहीं माँ, मैंने जो कह दिया सो कह दिया। इतना कहकर उसने फ़ोन रख दिया। जब रीना जी ने ये बात अपने पति राजीव जी को बताई तो वह बोली, रीना आज शाम को जब वह घर लौटेगा तो उससे इस विषय पर बात करते हैं, क्या पता वो किसी लड़की को पसंद करता हो। हाँ वो भी हो सकता है। रात को जब रोहित घर वापस आएगा तो मैं से इस बारे में बात ज़रूर करूँगी, रीना जी ने कहा। जब रात हुई तो राजीव राघव तो अपने निर्धारित समय पर खाना खाकर सोने चले गए, लेकिन जब उनकी मैड सलर रीना जी के लिए खाना लेकर आई तो उन्होंने खाना नहीं खाया और कहा कि आज बेटी के साथ ही वो खाना खाएंगी। वो सोच रही थी कि इस बहाने से उससे बात भी हो जाएंगी, लेकिन इंतज़ार करते करते काफ़ी देर हो गई। रात के 11 बज गए। तब रोहित ऑफिस से घर लौटा। उस समय रीना जी कुर्सी पर बैठी बैठी उब रही थी। अरे माँ, आप अभी तक बैठी हैं, आपने आज फिर खाना नहीं खाया? सैला, तुम्हें कितनी बार कहा है माँ को ज़्यादा देर तक भूखा मत रहने दिया करो, वो ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल की मरीज है। अरे नहीं बेटा, मैंने उसे मना किया था, आज मेरा तुम्हारे साथ खाना खाने को दिल था। उसी समय सरला जी बोली, हाँ भैया, आज मैडम ने अपने हाथों से आपके लिए सब्जी बनाई है। ये सुनकर रोहित खुशी से उछल पड़ा और बोला, फिर तो मैं एक चपाती ज़्यादा खाऊंगा। रात काफ़ी हो चुकी थी, इसलिए रीना राघव ने अपने बेटे से कुछ न कहना ही उचित समझा। रोहित वक्त का बहुत पाबंद था, हर रोज सुबह नियत समय पर सैर करने जाता था। आज सुबह जब वो सैर करके लौटा तो देखा उसकी माँ अभी कमरे से बाहर नहीं आई थी, तो वह माँ से मिलने के लिए उनके कमरे में चला गया। उसकी माँ उठ चुकी थी और किसी सोच विचार में गुम थी। क्या सोच रही हो माँ? ऐसा क्या देख रही है मोबाइल में? तब रीना राघव बोली, तेरे बारे में ही सोच रही थी। ये कुछ लड़कियों की तस्वीरें हैं, ज़रा देख कर बताओ कि तुम्हें कौन सी लड़की पसंद है। अरे माँ, अब सुबह सुबह ही शुरू हो गई, जल्दी से तैयार हो जाइए और सबसे पहले खाना खा लीजिए। अपनी सेहत के बारे में आपको बिल्कुल नहीं सोचती। लेकिन बेटा, मेरी बात को टालने की कोशिश मत करो। जिंदगी में कामकाज के अतिरिक्त भी बहुत कुछ है। एक उम्र आने के बाद शादी तो करनी ही पड़ती है ना। ये देख, तेरे मामा जी ने एक से एक खूबसूरत और एक अच्छे परिवार की लड़कियां की तस्वीरें भेजी हैं। मोबाइल पर उंगलियां चलाते हुए रीना जी बोलती जा रही थी और जैसे ही मोबाइल से नज़र हटाई और सामने देखा तो रोहित वहाँ से उठकर जा चुका था। न जाने
इस लड़के को शादी के नाम से इतनी नफरत क्यों है? आज फिर वो ये चकमा देकर निकल गया। उधर गौरी आज फिर से इंटरव्यू देने जाने के लिए तैयार हो रही थी कि तभी उसकी माँ मनोरमा जी उसके लिए दही शक्कर लेकर आई और चम्मच से उसे खिलाने लगी। दही शक्कर खाते हुए गौरी बोली, अरे माँ, अगर ये दही शक्कर नौकरी दिला पाती तो इस दुनिया का कोई व्यक्ति बेरोजगार न होता। कहते कहते गौरी अपना पर्स और सर्टिफिकेट्स की फाइल उठाकर जल्दी से इंटरव्यू देने के लिए निकल गई और दोपहर को जब घर लौट कर आई तो उसके चेहरे पर निराशा के भाव थे। उसे देखते हुए मनोरमा जी बोली, कोई बात नहीं बेटी, निराश मत हो, जरूर कोई अच्छी नौकरी तेरा इंतजार कर रही होगी। लेकिन माँ, मुझे गुस्सा आता है जब कोई कम योग्यता का व्यक्ति सिफारिश के बल पर नौकरी ले जाता है। माँ, अगर इस महीने नौकरी नहीं मिली तो घर घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। काश तेरे पापा हमारे साथ होते तो तुझे नौकरी के लिए यूं दर दर भटकना ना पड़ता। आंखों में आंसू लिए मनोरमा जी ने कहा, कोई बात नहीं माँ, मेरी नज़र में एक और कंपनी है, राघव इंडस्ट्रीज, एक बार वहां जाकर देखती हूँ, शायद वही बात बन जाए। कहते हुए जैसे ही गौरी अपने पर्स में से सामान निकालकर रखने लगी, उसी समय उसकी नज़र उस विजिटिंग कार्ड पर पड़ी और देखते ही वो हैरान रह गई और खुशी से चिल्लाती हुई बोली, अरे बाप रे, ये तो कमाल ही हो गया माँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा। अरे चिल्ला तो ऐसी रही है जैसे कोई खजाना मिल गया। अब बताएगी भी क्या हुआ है? अरे माँ, ऐसा ही कुछ समझो, जिनकी गाड़ी से उस दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ था वो राघव इंडस्ट्रीज के मालिक मिस्टर राजीव राघव है। राघव इंडस्ट्री वही कंपनी है जहाँ मैं इंटरव्यू देने जाने के लिए सोच रही थी। मैं भी तो कितनी पागल हूँ, यहाँ वहाँ दर दर भटक रही थी और उन्होंने तो मुझे सामने से जॉब का ऑफर दिया था। तभी मनोरमा जी हैरान होते हुए बोली, अरे बेटी, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो वह एक बहुत अच्छी इंसान है, तुम्हें वहाँ ज़रूर जाना चाहिए। कहते कहते मनोरमा जी किसी सोच विचार में पड़ गई। अगले दिन गौरी तैयार होकर राघव इंडस्ट्रीज जाने की तैयारी करने लगी। उसने एक खूबसूरत सा सलवार सूट पहना और हल्का सा मेकअप करके खुद को एक बार आईने में निहारा। तभी मनोरमा जी टेबल पर उसका नाश्ता लगाकर कमरे में आई और बोली, अच्छी लग रही है बेटा, अब नाश्ता कर लो, कहीं देर ना हो जाए। और हाँ, ईश्वर का आशीर्वाद देना बिल्कुल मत भूलना। तो गौरी भगवान को माथा टेक कर अपनी माँ के पास आई और बोली, माँ, भगवान के साथ साथ मुझे आपके आशीर्वाद की भी ज़रूरत है। तो मनोरमा जी उसके सिर पर हाथ रखते हुए बोली, अरे बेटी, मेरे आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ है, तो बस अपना ख्याल रखना। गौरी के जाने के बाद मनोरमा जी एक गहरी सांस लेते हुए फिर से किसी सोच विचार में पड़ गई। करीब 1 घंटे का सफर तय करने के बाद जब गौरी राघव इंडस्ट्री पहुंची तो उनके ऑफिस को देखकर वो हैरान रह गई। इतनी बड़ी कंपनी में उसे नौकरी मिलेगी या नहीं, ये सोचते हुए गौरी गेट से अंदर की ओर आई। तभी गार्ड ने उसका नाम, पता और आने का कारण एक रजिस्टर में लिखने को कहा। ये सारी फॉर्मेलिटी पूरी करके जब वो अंदर गई तो ऑफिस का माहौल देखकर दंग रह गई। वो देखकर हैरान थी कि ऑफिस के सभी एम्प्लॉय पूरी चुस्ती के साथ काम कर रहे थे। थोड़ा सा हिचकिचाते हुए उसने रिसेप्शन से पूछा, एक्सक्यूज मी, क्या आप बता सकते हैं कि मिस्टर राघव का कैबिन कहाँ है? तो वो कर्मचारी बोला, जी बिल्कुल, क्या आपने उनका अपॉइंटमेंट लिया है? तो गौरी बोली, नहीं तो, लेकिन उन्होंने अपना विजिटिंग कार्ड देते हुए मुझे यहाँ आने को कहा था। अच्छा ठीक है, कहते हुए उसने मिस्टर राघव के कैबिन का रास्ता बता दिया। लेकिन चलते चलते ही गौरी भूल गई कि किस तरफ जाना है और वो राइट की बजाय लेफ्ट मुड़ गई। जहाँ रोहित राघव का कैबिन था वहां जाकर पूछा तो एक कर्मचारी ने बताया कि मिस्टर राघव तो अभी अभी निकले हैं, आप कल आकर मिल लीजिएगा। तो गौरी ने कहा, देखिए सर, मैं बहुत दूर से आई हूँ, अगर हो सके तो आज मुझे उनसे मिलवा दीजिए। मैडम, यदि आप उनसे मिलना चाहते हैं तो आपको कम से कम 4-5 घंटे इंतज़ार करना पड़ेगा। जी मैं इंतज़ार कर लूँगी,
कहकर गौरी कैबिन के बाहर रखी चेयर पर बैठकर इंतजार करने लगी। करीब 4 घंटे बीत गए थे। थकावट के कारण कुछ देर के लिए गौरी की आंखें लग गई। इस बीच रोहित राघव अपने कैबिन में जाने लगे तो उसने देखा कि एक लड़की चेयर पर बैठे बैठे सो रही है। अचानक उसके पास जाकर बोला, देखिए मैडम, ये आपका घर नहीं है जहाँ बैठकर आराम करने लगी। अपने सामान खड़े युवक को इस तरह बोलते देख गौरी भी गुस्से में आ गई और बोली, सुनिए मिस्टर, मुझे नहीं मालूम कि आप कौन है, लेकिन आप इस तरह मुझसे बात नहीं कर सकते। मुझे कोई आराम फरमाने का शौक नहीं है। मैं बहुत दूर से आई थी, इसलिए थक चुकी थी और लगभग 4 घंटे से मैं मिस्टर राघव जी का इंतजार कर रही थी, जिस कारण मेरी आंख लग गई। और अगर कोई और भी मेरी जगह होता तो वो भी शायद ऐसा ही करता। जी नहीं, सब लोग एक जैसे नहीं होते। इतना कहकर रोहित राघव अपने कैबिन में चला गया। कुछ देर बाद गौरी को मिस्टर राघव के कैबिन में जाने को कहा गया, लेकिन जैसे ही गौरी कैबिन में गई तो उसने सामने कुर्सी पर वही युवक बैठा था जो थोड़ी देर पहले उसे इतनी खरी कोटी सुनाकर गया था। उसे देखकर गौरी सोच में पड़ गई, क्या ये वही मिस्टर राघव है जिनसे वो मिली थी? कहीं वो गलत जगह तो नहीं आ गई? तभी रोहित राघव ने उनसे कहा, जी कहिए, क्या कहना चाहती हैं आप? गौरी ने वही विजिटिंग कार्ड दिखाते हुए कहा, ये कार्ड मुझे मिस्टर राघव ने दिया था और यहाँ आने को कहा था। मुझे भी नौकरी की तलाश थी, इसलिए यहाँ चली आई। गौरी की बात सुन रोहित राघव अचानक हंसने लगे और बोले, अगर आपको लगता है कि यहाँ पर ऐसे किसी को नौकरी मिल जाती है तो आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। आप मुझे अपना रिज्यूम दे दीजिए, अगर आपकी ज़रूरत होगी तो आपके पास फ़ोन आ जाएगा। और वैसे ही आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मिस्टर राजीव राकर, जिनका आप 4 घंटे से इंतज़ार कर रही थी, उनका कैबिन ये नहीं है। अब तक तो आपने कैबिन में बैठे थे, खैर अब तो वो जा चुके हैं। ये सुनकर गौरी दंग रह गई और सामने कुर्सी पर बैठे युवक का व्यवहार देखकर वो कुछ असहज सी हो गई। उसका आत्मविश्वास कहीं गुमसा हो गया था। उसने कांपते हाथों से अपनी फाइल में से रिज्यूम निकालकर उनके सामने टेबल पर रख दिया और जैसे ही उठकर जाने लगी तो रोहित राघव ने रिज्यूम में देखते हुए कहा, काफी दूर से आई है, पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो जाएगा और आजकल माहौल भी ठीक नहीं है, इसलिए मैं ऑफिस की गाड़ी से आपकी जाने का इंतजाम करवा देता हूँ। थोड़ी ही देर में एक कर्मचारी अंदर आया और बोला, सर गाड़ी आ गई है। रात के करीब 8 बजे गौरी अपने घर पहुंच गई। देखा तो उसकी माँ बालकनी में ही खड़ी थी और लगातार गेट की ओर निहार रही थी। गौरी को देखकर उसकी जान में जान आ गई। क्या हुआ अम्मा, इतनी परेशान क्यों है आप? अरे बेटा, मुझे तेरी चिंता सता रही थी, ऊपर से तेरा फोन भी ये लग रहा था और तू तो जानती है ना कि तेरे पापा के जाने के बाद। कहते कहते मनोरमा जी रुआसी सी हो गई। अरे माँ, मैं पढ़ी लिखी हूँ, समझदार हूँ, छोटी थोड़ी ना हूँ, कहती हुई गौरी अपनी माँ के आंसू साफ करने लगी। अच्छा जल्दी से फ्रेश होकर आ जा, खाना तैयार है। खाना खाते हुए मनोरमा जी ने बेटी से पूछा, अच्छा ये तो बता, सब कैसा रहा? ठीक ही था। वह मिस्टर राघव से बात हुई या नहीं? पता नहीं माँ, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, इसलिए सोने जा रही हूँ, कहते हुए गौरी अपने कमरे में चली गई। मनोरमा जी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर हुआ क्या है। जब अपने बिस्तर पर लेटी हुई गौरी समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर ये रोहित राघव है किस तरह के इंसान। पहले तो मेरे साथ इतना बुरा व्यवहार किया और उसके बाद मेरा ध्यान रखते हुए ऑफिस की गाड़ी से मुझे घर ड्रॉप कर पाया। इधर घर पहुंचने के बाद रोहित राघव भी गौरी के बारे में ही सोच रहा था। सोचते सोचते उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसी समय मिस्टर राजीव राघव उसके कमरे में आए और बोले, अरे वाह, आज तो हमारे बेटे के चेहरे पर मुस्कुराहट है, क्या बात है? अरे कुछ नहीं पापा, आज ऑफिस में एक लड़की आई थी, आपका विजिटिंग कार्ड दिखा रही थी, कह रही थी कि आपने उसे ऑफिस आने को कहा था। तो राजीव राघव सोच में बैठ गए कि ऐसी कौन सी लड़की आई होगी जिसे मैंने विजिटिंग कार्ड दिया था? वो दिखने में कैसी थी बेटा? राघव जी ने पूछा तो रोहित बोला, आम लड़कियों की तरह, उसने सलवार सूट पहना हुआ था। अच्छा, अब याद आया, उस दिन मैंने बताया था ना
मेरी कार के सामने एक लड़की आ गई थी और बाल बाल बची थी। मेरे ख्याल से वही लड़की है, लेकिन बहुत भली लड़की थी और खुददार भी थी। कहीं इंटरव्यू देने जा रही थी तब उसे मेरी कार से टक्कर लग गई और वो कीचड़ में गिर गई थी। उसकी जगह कोई और होती तो मुझसे पैसे ऐंठने के लिए एफआईआर करवाने की धमकी दे सकती थी, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। अच्छा, तुमने क्या कहा? बड़ी उम्मीद लेकर आई होगी वो, राजीव जी ने पूछा तो रोहित ने कहा, पापा वो लड़की तो मुझे बड़ी बेवकूफ़ लगी। पूरे 4 घंटे मेरी कैबिन के बाहर बैठकर आपका इंतज़ार किया उसने। एक बार भी किसी ने पूछा तक नहीं कि वो कैबिन किसका है, और उसके बाद जब अंदर आई तो मुझसे बात करते हुए भी उसकी आवाज़ और हाथ कांप रहे थे। नहीं बेटा, वो लड़की बेवकूफ़ नहीं है। हाँ, कभी कभी हालात ज़रूर एक इंसान को बेवकूफ़ बना देते हैं। ये सुनकर रोहित सोच में पड़ गया। अगले दिन जब वो ऑफिस पहुंचा तो उसके कानों में अभी तक अपने पिता द्वारा कहे गए शब्द गूंजते जा रहे थे कि कभी कभी परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि एक इंसान को बेवकूफ़ बना देती हैं। हो सकता है कि पापा की बात सही हो, उसे एक बार मौका ज़रूर देना चाहिए। सोचते हुए रोहित ने उसका रिज्यूम निकाला और अपनी सेक्रेटरी को बुलाया। उसे गौरी का रिज्यूम देकर कहा कि इसमें दिए गए नंबर पर फ़ोन करो और इस लड़की को कल आने को कहो। इधर जैसे ही गौरी के पास फ़ोन आया कि उसे अगले दिन ऑफिस बुलाया गया है, तो गौरी को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उसकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। उत्साहित होते हुए रसोई में खाना बनाती अपनी माँ के पास दौड़ती हुई गई और माँ की गले लग गई। माँ, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, आप यकीन नहीं करेंगी। अभी अभी मेरे पास किसका फ़ोन आया था। अरे बेटी, अब पहेलियाँ मत बुझाओ, बता भी दो किसका फ़ोन था। अरे माँ, मुझे कल राघव इंडस्ट्रीज में बुलाया गया है इंटरव्यू के लिए। सच? ये तो बड़ी खुशी की बात है। मनोरमा जी की आंखों में एक चमक सी आ गई और फिर बोली, अच्छा बेटी, कल क्या पहन कर जाना है? वो भी इसे निकाल कर रख दे, नहीं तो हमेशा पूरे समय पर तू अपनी ड्रेस को लेकर कंफ्यूज हो जाती है। और आज समय से सो जाना। इंटरव्यू की चिंता में अगली सुबह गौरी की नींद जल्दी खुल गई और फिर वही हुआ जो हमेशा से होता आया था। अपनी ड्रेस को लेकर उसे फिर कंफ्यूजन हो गया। फिर उसने एक खूबसूरत सी टॉप के साथ जींस निकाली और एक ऑफिस गर्ल की तरह तैयार हो गई। तभी उसकी माँ मनोरमा जी कमरे में आई और बोली, आज तो तुम बहुत प्यारी लग रही हो। पता है बेटिया, तेरे पापा का यही सपना था कि उनकी बेटी एक दिन अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। आज अगर वो होते तो बहुत खुश होते। फिर माँ बोली, मैं भी ना क्या बात लेकर बैठ गई, अब जल्दी कर, कहीं तुझे देर न हो जाए। आज जब गौरी ऑफिस पहुंची तो उसे किसी से कुछ पूछना नहीं पड़ा। वो सीधे मिस्टर रोहित राघव के कैबिन तक पहुंच गई और बाहर बैठकर इंतजार करने लगी। थोड़ी देर में उसे अंदर बुला लिया गया। सामने देखा तो रोहित राघव के साथ वहाँ पर 4 लोग और बैठे थे, जिनमें से एक मिस्टर राजीव राघव भी थे। गौरी ने सर झुकाकर सभी का अभिवादन किया। सबने बारी बारी से अपने सवाल पूछे और गौरी ने बड़े आत्मविश्वास के साथ उनके सभी सवालों का जवाब दिया। फिर राजीव जी ने उसे बाहर इंतजार करने को कहा। थोड़ी देर के बाद मिस्टर राजीव राघव बाहर आए। तभी गौरी ने उठकर उनके चरण स्पर्श किए तो उसे आशीर्वाद देते हुए राजीव जी बोले, बेटी, तुम्हें जल्दी फ़ोन करके जानकारी दे दी जाएगी और मुझे विश्वास है ये तुम पूरी हमारी कंपनी ज्वाइन करोगी तो उसे बहुत ऊंचाई पर ले जाओगी। शुक्रिया कहकर जैसे ही गौरी बाहर निकलने लगी तो राजीव जी ने ड्राइवर को बुलाया और गौरी को उसके घर छोड़ने को कहा। इधर मिस्टर रोहित राघव आज के आत्मविश्वास को बहुत प्रभावित हो चुके थे। ना चाहते हुए भी वह बार बार गौरी के बारे में ही सोच रहे थे। फिर खुद से ही बोल उठी, आखिर मैं गौरी को तब पसंद क्यों करने लगा हूँ? लेकिन अगले ही पल मन ही मन बोले, नहीं, अब मेरी जिंदगी में किसी लड़की के लिए कोई जगह नहीं है। एक बार प्यार में धोखा खाने के बाद मैं फिर से इस मुसीबत में नहीं पड़ सकता। दरअसल करीब 3 वर्ष पहले रोहित को एक खूबसूरत लड़की से प्यार हो गया था। धीरे धीरे बात यहाँ तक पहुँच गई कि दोनों ने एक साथ जीने मरने की कसमें भी खा ली। रोहित ने सोच लिया था कि वो शादी करेगा तो सिर्फ उसी लड़की से। लेकिन एक दिन रोहित के एक गहरे मित्र ने उसे जो कुछ बताया
रोहित के पैरों तले जमीन खिसक गई और जब उसने सब कुछ पता करवाया तो मालूम पड़ा कि वो लड़की तो पहले से ही शादीशुदा थी और केवल दौलत के लिए उससे प्यार का ढोंग कर रही थी। उस दिन के बाद से उसका प्यार से विश्वास उठ गया। उसने कसम खा ली कि अब उसकी जिंदगी में कोई दूसरी लड़की नहीं आएगी तो उसकी भावनाओं के साथ खेल सके। परंतु आज ना जाने क्यों उसे फिर से प्यार का एहसास होने लगा था। अगली सुबह जब रोहित सुबह की सैर करके वापस घर लौटे तो मिस्टर राजीव राघव उनका इंतजार कर रहे थे। उन्हें देखकर बोले, तो बेटा क्या सोचा तुमने? किस बारे में पापा? अरे बेटा, तुम्हारी पर्सनल सेक्रेटरी के लिए कल जो इंटरव्यू लिया था मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अपनी जिंदगी के पिछले अनुभव को देखते हुए रोहित गौरी से दूरी रहना चाहता था, इसलिए बोला, मुझे तो लगता है कि पहले वाली पर्सनल सेक्रेटरी ठीक है, लेकिन बेटा मुझे तो गौरी इस पोस्ट के लिए बिल्कुल सही लगी और ये मैं उसकी क्वालिफिकेशन के बल पर नहीं बल्कि इसलिए कह रहा हूँ कि वो लड़की बाकी लोगों से बहुत अलग है और बाकी लोगों से कहीं ज़्यादा प्रतिभाशाली भी है। ठीक है पापा, बाकी सभी से पूछकर आपको बताता हूँ। ऑफिस पहुँच गई। जब रोहित ने सब लोगों की राय जाननी चाहिए तो सभी ने गौरी का ही नाम लिया। अब रोहित के पास उसे सेलेक्ट करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए उसने अपने पिता को फ़ोन करके अपना फैसला बता दिया। सुबह के करीब 10 बज रही थी जब गौरी का मोबाइल बज उठा, लेकिन मैं अभी तक सो रही थी। रात भर ऑफिस के बारे में जो सोचती रही थी। बेटा, तेरे मोबाइल की बेल बजती है और तू है कि निश्चित होकर आराम से सो रही है, मनोरमा जी ने कहा। लेकिन गौरी तो गहरी नींद में थी, तो आखिरकार मनोरमा जी को ही फ़ोन उठाना पड़ा। लेकिन जैसे ही फ़ोन उठाया तो दूसरी ओर से मिस्टर राजीव राघव की आवाज़ आई। हेलो, मैं राघव इंडस्ट्री से बोल रहा हूँ। राजीव राघव जी, नमस्ते सर, मैं गौरी की माँ बोल रही हूँ। नमस्ते, क्या मैं गौरी से बात कर सकता हूँ? जी मैं अभी बुलाती हूँ, कहते हुए मनोरमा जी फिर से कमरे में आई और गौरी के मुंह पर पानी की कुछ छींटे डाली तो गौरी उसी समय नींद से जाग गई। मिस्टर राघव का फ़ोन है, मनोरमा जी ने धीरे से कहा तो गौरी ने अपनी माँ के हाथ से फ़ोन लेते हुए कहा, हेलो, गुड मॉर्निंग सर, मैं गौरी बोल रही हूँ। गुड मॉर्निंग बेटा, तुम्हें बताने के लिए फ़ोन किया था कि कल से ही तुम हमारी कंपनी ज्वाइन कर सकती हो। थैंक यू सो मच सर, मैं कल समय पर पहुँच जाऊँगी। इतना कहकर गौरी ने फ़ोन रख दिया। इधर मिस्टर राजीव राघव से बात करने के बाद मनोरमा जी कुछ परेशान सी हो गई, क्योंकि उन्हें वो आवाज़ बहुत जानी पहचानी सी लग रही थी। अरे माँ, आपकी किस चिंता में डूब गई? सब सारी चिंताओं को छोड़कर बस आराम कीजिए आप। अब आपकी बेटी को नौकरी मिल गई है, गौरी ने कहा तो मनोरमा जी बोली, ये तो बहुत अच्छा हुआ बेटा। तुम्हारे पापा के जाने के बाद मैं जैसे तैसे सिलाई करके इस घर का खर्चा चला रही थी, लेकिन अब आंखें कमज़ोर होने के कारण मैं वो काम भी नहीं कर पाती। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुझे नौकरी मिल गई। अब हमारी सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी बेटा। लेकिन माँ, मुझे मिस्टर रोहित राघव की पर्सनल सेक्रेटरी जॉब मिली है और उनका व्यवहार मुझे बहुत अजीब सा लगता है। एक नंबर का अकड़ू इंसान है वो। नहीं बेटा, एक या दो मुलाकातों में हम किसी के बारे में कोई धारणा नहीं बना सकते। वहाँ काम करोगी तभी तो उन लोगों को जान और समझ पाओगी। किसी के साथ सामंजस्य बैठने में कुछ समय तो लगता ही है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि कुछ ही समय में तू सब संभाल लेगी। तभी गौरी अपनी माँ की गोद में सिर रखकर आराम से सो गई। लेकिन मनोरमा जी अभी तक मिस्टर राजीव राघव के बारे में ही सोच रही थी। वो आवाज़ उन्हें जानी पहचानी सी लग रही थी। फिर बैठे बैठे अचानक ही बोल पड़ी, नहीं, ये राजीव नहीं हो सकती। कहाँ एक मिडिल क्लास फैमिली से संबंध रखने वाला वो राजीव, और कहाँ राघव इंडस्ट्रीज के मालिक मिस्टर राजीव राघव। सोचते सोचते वो अपने अतीत की सुनहरी यादों में खो गई। एक समय था जब वो कॉलेज में पढ़ती थी, तो इस कॉलेज में एक मध्यम वर्ग के परिवार का एक साधारण सा युवक राजीव भी पढ़ा करता था। दिखने में ठीक ठाक था, परंतु स्वभाव का बहुत ही शांत और मधुर था। धीरे धीरे मनोरमा जी उसकी ओर आकर्षित होती गई और वह भी मनोरमा की खूबसूरती और सरलता पर मर मिटा था।
दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करने लगे थे। परंतु जैसे ही मनोरमा के घर वालों को इस बात की भनक लगी तो उसके पिता ने उसकी जिंदगी के बारे में ऐसा फैसला लिया जिसकी कभी उसने कल्पना भी नहीं की थी। पूरे 10 दिन के बाद मनोरमा की शादी किसी और लड़के सूरज के साथ कर दी गई। वैसे तो सूरज अच्छे परिवार से संबंध रखता था, लेकिन उसमें शराब पीने और जुआ खेलने की बहुत बुरी आदत थी। जब तक मनोरमा को इस बात की खबर हुई तब तक वो एक बेटी की माँ बन चुकी थी। धीरे धीरे सूरज ने जुए में अपना सब कुछ गंवा दिया और शादी के 10 वर्ष बाद ही शराब के नशे में एक रोड एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हो गई। मनोरमा जी का सब कुछ उजड़ गया। ससुराल वालों ने भी उनकी कोई मदद नहीं की और जब मायके से उनके भाई ने पैसों से उनकी मदद करनी चाहिए तो भाभी ने रोक दिया। मनोरमा जी पूरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन फिर हिम्मत जुटाते हुए अपनी बेटी के खातिर उन्होंने स्वयं को संभाला और फिर जैसे तैसे अपनी जिंदगी गाड़ी फिर से पटरी पर लेकर आई। पुरानी बातें याद करते करते मनोरमा जी की आंखों में आंसू आ गए। शाम के समय जब गौरी सोकर उठी तो माँ की अलमारी खोलकर उसमें से कपड़े देखने लगी। क्या हुआ बेटी, क्या ढूंढ रही है? मनोरमा जी ने पूछा। अरे माँ, मैं सोच रही थी कि कल ऑफिस का पहला दिन है तो क्यों ना साड़ी पहन कर जाऊं। ये सुनकर मनोरमा जी हैरानी से बोली, क्या तो साड़ी पहनेगी? साड़ी पहनना आता भी है तुझे और पहन भी लेगी तो संभालेगी कैसे? कहते हुए मनोरमा जी हंसने लगी तो गौरी बोली, माँ अब मैं कोई छोटी बच्ची नहीं रही, बड़ी हो गई हो और साड़ी कैसे पहनते हैं वो आप मुझे सिखाएंगी। अच्छा बाबा ठीक है। अगले दिन गौरी एक ब्लैक कलर की साड़ी पहनकर तैयार हो गई। मनोरमा जी बड़े ध्यान से उस साड़ी को देखने लगी क्योंकि ये वही साड़ी थी जो आज से 70 वर्ष पहले राजीव ने उन्हें खरीद कर दी थी। तभी बाहर से गाड़ी का हॉर्न बजा और उसकी गाड़ी गौरी को लेने के लिए आ चुकी थी। समय से 25 मिनट पहले ही गौरी ऑफिस पहुंच गई और रोहित राघव की पुरानी पर्सनल सेक्रेटरी ने उसे सब काम समझाते हुए ये भी बता दिया कि मिस्टर रोहित राघव काम में लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। पूरे 10 बजे रोहित राघव ने उसे अपनी कैबिन में बुलाया। जैसे ही गौरी अंदर गई तो रोहित राघव तो उसे देखती रह गए। ब्लैक साड़ी पहनी वो गजब की खूबसूरत लग रही, जिसे देखकर कोई भी आम इंसान मंत्रमुग्ध हो सकता था। वह भूल भी चुके थे कि उन्होंने गौरी को किस काम से बुलाया था। थोड़ी देर के लिए एकदम सन्नाटा छा गया। तभी उस सन्नाटे को तोड़ते हुए गौरी बोली, आपने बुलाया सर? तभी रोहित राघव ठिठक कर बोले, हाँ प्लीज बैठिए, मुझे उम्मीद है कि आपने सारा काम समझ लिया होगा। जी सर, गौरी ने कहा तो रोहित बोला, अगर कुछ भी क्लियर ना हुआ हो तो पूछ लेना, बस कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ओके सर। कहकर गौरी अपने काम में मशगूल हो गई। बड़े ध्यान से सोच समझकर सारा काम करने लगी। थोड़ी देर हुई तो चपरासी 2 कप कॉफी लेकर अंदर आया। रोहित राघव अपनी कॉफी कब की खत्म कर चुके थे, लेकिन गौरी पूरी लगन के साथ अपने काम में इस कदर जुटी हुई थी कि वो कॉफी पीना ही भूल गई। सारा काम वो बड़ी कुशलता पूर्वक करती जा रही थी, परंतु उसके चेहरे पर घबराहट साफ साफ दिखाई दे रही थी। तभी रोहित राघव बोले, मैडम अपनी कॉफी तो पी लीजिए, काम तो होता रहेगा और घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी। जी सर। कहते हुए गौरी फिर से अपना काम करने लगी। शाम के समय जब गौरी ऑफिस से जाने के लिए निकली तभी मिस्टर राजीव राघव उसके पास आए और बोले, बेटी कैसा रहा आज का दिन? जी बहुत अच्छा, गौरी ने कहा तो मिस्टर राजीव राघव बोले, रोहित तो तुम्हारे काम की खूब तारीफ कर रहा था, अगर तुम्हें कोई भी तकलीफ हो तो बेझिझक मुझसे कहना। जी बिल्कुल, गौरी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा। दिन यूं ही बीतने लगे और हर बीतते दिन के साथ रोहित राघव उससे और अधिक प्रभावित होते जा रहे थे। उसकी सादगी, शालीनता, विनम्रता और सरल स्वभाव उन्हें उसकी ओर आकर्षित कर रहा था। वे समझ चुके थे कि गौरी बाकी लड़कियों से बहुत अलग है। आज गौरी को ऑफिस में काम करते हुए पूरा 1 महीना हो चुका था। एक शाम अपना काम निपटाकर जब गौरी रोहित राघव के कैबिन में फाइल लेकर पहुंची तो रोहित ने अपने दिल की बात उससे कह दी, गौरी मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जैसे ही रोहित ने ये बात कही तो गौरी सहम सी गई
और बिना कुछ जवाब दिए वहां से उठकर चली गई। गौरी की प्रतिक्रिया देखकर रोहित भी कुछ परेशान पड़ गया। कहीं उसने गौरी की भावनाओं को आहत तो नहीं कर दिया था। अब उसका भी काम में मन नहीं लग रहा था। थोड़ी देर बाद वह जब ऑफिस से अपने घर गया तो उसे गुमसुम देखकर रिया जी को बहुत चिंता होने लगी। माँ के सामने तो रोहित ने बहाना बना दिया कि तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, लेकिन राजीव जी उसे इस तरह मायूस देखकर समझ गई कि कुछ बात और है। उधर गौरी भी घर पर जाकर तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर लेट गई। मनोरमा जी को गौरी का व्यवहार कुछ अजीब सा लगा। वो ना तो कुछ बोल रही थी और जब मनोरमा जी खाना लेकर आई तो खाने से भी इनकार कर दिया। बहुत पूछने पर गौरी ने अपनी माँ को सब कुछ बता दिया कि कैसे रोहित ने उसे शादी का प्रस्ताव दिया। वह बिना कुछ बोले वहां से चली आई तो मनोरमा जी ने कहा, बिल्कुल ठीक किया। शादी विवाह के मामलों में जल्दबाजी अच्छी नहीं होती। फिर कुछ सोचने के बाद गौरी बोली, लेकिन माँ, मुझे लगता है कि वो दिल के बुरे नहीं हैं। इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज के इकलौते मालिक हैं। उन्हें तो कोई भी अच्छी लड़की मिल सकती है, लेकिन उन्होंने मुझे ही चुना क्योंकि वो इंसान के स्टेटस से नहीं बल्कि उसके गुणों से परखते हैं। ठीक है बेटा, लेकिन सोच समझकर ही फैसला करना। मनोरमा जी इतना कहकर रसोई घर में चाय बनाने चली गई। काफी देर बाद सोचने विचारने के बाद गौरी एक फैसले पर पहुंच गई और उसने अपना फोन उठाकर रोहित के नंबर पर एक मैसेज भेजा जिसमें लिखा था, मैं भी आपको पसंद करने लगी हूँ। मेरा जवाब हाँ है। संयोग से उस समय रोहित का मोबाइल राजीव के पास रखा था। जैसे ही उन्होंने गौरी का ये मैसेज पढ़ा, उन्हें समझते देर ना लगी कि ये मामला प्यार का है। उन्होंने तुरंत गौरी को फोन लगाया और कहा, गौरी बेटा, मैं थोड़ी ही देर में तुम्हारे घर आ रहा हूँ, मुझे तुम्हारी माँ से मिलना है। इतना कहकर उन्होंने फोन रख दिया। जब गौरी ने अपनी माँ से ये बात कही तो वह जल्दी से घर की हालत ठीक करने में जुट गई। तब तक गौरी भी चाय के साथ परोसने के लिए स्नैक्स बनाने की तैयारी कर चुकी। करीब आधे घंटे बाद दरवाजे की बेल बजी। गौरी ने दरवाजा खोला तो सामने राजीव जी खड़े थे। उसने झुककर उनके पांव छुए तो मिस्टर राघव ने उसे आशीर्वाद दिया और फिर अपनी माँ से मिलवाते हुए गौरी बोली, सर, ये मेरी माँ है। जी नमस्ते, कहते हुए जैसे ही मनोरमा जी ने उन्हें गौर से देखा तो वो हैरान रह गई। उधर राजीव राघव जी का मनोरमा जी से जिस तरह सामना हुआ, उनकी तो आंखें फटी की फटी रह गई। एकाएक अतीत के दृश्य उनके सामने घूमने लगे। जब मनोरमा के पिताजी ने उन्हें सरेआम दूर करते हुए कहा था कि अपनी बेटी का हाथ ऐसी लड़के के हाथ में बिल्कुल नहीं दूंगा जो उसके काबिल ना हो। पैर की धूल को कोई अपने माथे पर कैसे सजा सकता है। राजीव जी को इस तरह चुपचाप बैठे देख मनोरमा जी बोली, आप क्या सोच रहे हैं? तभी राजीव जी बोले, मनोरमा जी, हमारे बच्चे एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अब उनकी खुशी केवल आपके हाथों में है। मैं नहीं चाहता जो वर्षों पहले हुआ था वही अब दोहराया जाए। जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। इसलिए मुझे लगता है कि जल्द से जल्द बच्चों के विवाह के अटूट बंधन में बांध दिया जाए। मैं नहीं चाहती कि मेरे परिवार वाले इस रिश्ते के विरोध में खड़े हो जाए। इसलिए शादी के बाद ही उन्हें इस बारे में खबर करना बेहतर होगा। उसी समय गौरी भी चाय के साथ स्नैक्स और मिठाई लेकर आ गई तो राजीव जी उसका मुंह मीठा करते हुए बोले, बेटा, अब जल्दी से तुम हमारे घर आ जाओ, फिर हम बाप बेटी एक साथ बैठकर बिजनेस मीटिंग करेंगे। ये बात सुनकर गौरी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। करीब 3 दिन बाद गौरी और रोहित की शादी बड़े ही सरल तरीके से करवा दी गई। आज मनोरमा जी के लिए एक एक पल बहुत भारी हो रहा था। एक बेटी तो थी उनका सहारा, जिसके साथ वो अपना सुख दुख बांट सकती थी। आज वो भी अपने घर चली जाएगी। ये सोच कर ही उनका हृदय अंदर से कांपने लगा था। अपना ख्याल रखना। विदाई के समय नमा के लिए गौरी ने कहा तो मनोरमा जी अपने आंसू को बहने से रोक न सकी, लेकिन उन्हें इस बात की तसल्ली थी कि उनकी बेटी बहुत अच्छे घर में जा रही है जहाँ उसे भरपूर प्यार और सम्मान मिलेगा। सुनियोजित तरीके से शादी संपन्न हो जाने के बाद मनोरमा जी ने अपने परिवार के लोगों को ये सूचना दे दी और ये बता दिया कि 2 दिन बाद रिसेप्शन की पार्टी है। लेकिन रिसेप्शन के दिन वो ये देखकर हैरान थी
कि पैसे लोगों के विचारों को किस कदर प्रभावित करता है, क्योंकि उनके जो मायके वाले आज से 70 वर्ष पहले उनकी शादी के सख्त खिलाफ थे, आज गौरी और रोहित की जोड़ी को देखकर तारीफों के फूल बांध रहे थे और गौरी के भाग्य की सराहना कर रहे थे। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल योगी वॉइस को सब्सक्राइब कर दें। मैं अगली वीडियो में आपका बहुत बहुत धन्यवाद।